स्वागत है आपका। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हम आवर्त सारणी से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन कर रहे थे, जिसका हमने पहला भाग डिस्कस कर लिया है। आज हम दूसरा भाग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो आइए, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक आयोडीन स्पीसीज के आकार का सही क्रम है। आयोडीन और उसके संगत आयन दिए हुए हैं, आपको आकार का सही क्रम बताना है। क्या आ जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? आई है, आई प्लस है, आई माइनस है। आकार का सही क्रम बताना है, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, बताइए। चलो आ जाओ, मैं समझा देता हूं। सिंपली आपको कॉन्सेप्ट ये रखना है कि यदि संगत आयन दिए हुए हो, क्या दिया हुआ है? संगत आयन। संगत आयन में हमेशा आपको देखना है कि जिसके ऊपर ऋणायन है या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो सबसे बड़ा होता है, फिर उदासीन, और सबसे छोटा होता है धनायन। ये संगत आयन में देखना। संगत आयन मतलब मैं कह रहा हूं मेरे पास ए है, अब इसके संगत आयन ए प्लस है, ए माइनस है, ए प्लस टू है, ए माइनस टू है। मतलब एक स्पीसीज के संगत आयन में सबसे बड़ा होता है जिसके ऊपर ऋणावेश सबसे ज्यादा हो, फिर उससे छोटा उदासीन, सबसे छोटा जिसके ऊपर धनायन हो। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन हालांकि अधिकांश एग्जाम में पूछा गया है। आया समझ में? यानी संगत आयन में सबसे बड़ा होगा ऋणायन, फिर उदासीन, फिर होगा धनायन। सर ऐसा क्यों, क्या कारण है? इसको हम को रिलेट करते हैं जेड इफेक्ट से। जेड इफेक्ट यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? नाभिक द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया नेट नाभिकीय आकर्षण। यदि नाभिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो उस स्पीसीज की साइज कम होगी। यानी जेड इफेक्ट और साइज एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमाणुपाती। जिसका जेड इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उसका आकार उतना कम होगा। तो सर यहां पर कैसे कॉन्सेप्ट? संगत आयन में जेड इफेक्ट को देखा जाता है, या संगत आयन में जेड इफेक्ट बराबर होता है जेड बाई ई। जेड इफेक्ट बराबर क्या होता है? संगत आयन की यदि हम बात करें तो होता है जेड बाई ई। जेड यानी परमाणु क्रमांक, ई यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीधी बात है, आयोडीन है, परमाणु क्रमांक सबके लिए सेम एज होगा। अरे हाँ, है ना, सबके लिए कॉमन है। भले आई की बात करें, आई माइनस की बात करें, आई प्लस की बात करें, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चेंज हो रहे। ऋणायन है यानी उसमें ई ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसका मतलब जेड इफेक्ट कम होगा। अरे हाँ, है ना भाई, ऋणायन है यानी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जेड इफेक्ट कम। जेड इफेक्ट कम है तो उसकी साइज क्या होगी? ज्यादा होगी। इस कारण जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो संगत आयन में क्या है? बड़ा। फिर उदासीन की बात करें, जो पहले इलेक्ट्रॉन थे सेम एज। यदि हम धनायन की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज क्या होगी? कम। इसका धनायन संगत आयन से क्या होता है? छोटा। तो इसका आंसर चला जाएगा आई माइनस, आई और आई प्लस, ये वाला डी आंसर। समझ में आया कॉन्सेप्ट? चलो सेम एज बाकी आपको क्वेश्चन मिले उसके ऊपर भी यही कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट के साथ हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा ये, एफ, एफ माइनस, ओ और ओ टू माइनस की त्रिज्या का सही क्रम है। साइज का बताना है, सीक्वेंस क्या आ जाएगा। और अच्छा क्वेश्चन है मेरे बिहाफ पर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या आंसर जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? बताइए बताइए बताइए। चलो आ जाओ समझते हैं। पहली चीज, आप हमेशा एलिमेंट को सजाने की कोशिश में रहो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। हमें चलो एफ माइनस ओ टू माइनस का पता नहीं, लेकिन फ्लोरीन और ऑक्सीजन को हम चिपका सकते हैं, यहां पर हम रख सकते हैं पीरियोडिक टेबल के अनुसार। वो कैसे? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यानी यहां पे आता है ऑक्सीजन, फिर आता है फ्लोरीन। अरे हाँ या ना? अब दूसरे दो एलिमेंट कौन से हैं? सेम एज है लेकिन वो आवेशित फेज में है, यानी एक है O2 माइनस, दूसरा है F माइनस। अब सीधी बात है, यदि मैं O2 माइनस और F माइनस की इनके संगत परमाणु से यदि तुलना करूं या संगत तत्व से तुलना करूं, तो O2 माइनस की मैं यदि O से तुलना करूं तो O2 माइनस O से तो बड़ा होगा। अरे हाँ या ना? संगत आयन में ऋणायन बड़ा होता है। सेम एज यदि मैं F माइनस की बात करूं तो वो भी बड़ा होगा। किससे? F से।
यानी मैंने ऐसे इनको चिपका दिया। ये एक तरीका है क्वेश्चन सोल्व करने का। मिक्सअप क्वेश्चन आए पहले आप उदासीन को लिखो, यदि ऋणावेश है उनसे रिलेटेड उनको आप नीचे की ओर लिखो, और धनावेश है तो उनको ऊपर की ओर लिखो। मतलब ये हमने पैटर्न बना दिया। अब हम पीरियोडिक टेबल के अनुसार चल रहे, हमें पता है हम यहां से यहां जाएंगे तो साइज घटती है, हाँ है ना, और टॉप टू बॉटम जाते जब साइज बढ़ती, ये हमें पता है, हमने कल वाले भाग में सीखा था। क्या रीजन है क्या नहीं मैंने पिछले भाग में बता दिया। बेसिकली हम यहां से यहां जा रहे, सीधी बात है, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है तो साइज घट रही। अब देखो मैं यहां से यहां जा रहा हूं साइज घट रही, ऊपर से नीचे आ रहा हूं साइज बढ़ रही। इसका मतलब यहां से यहां गया साइज घट रही, लेकिन ऊपर से नीचे आ रहा हूं साइज बढ़ रही। इसका मतलब सबसे बड़ी साइज या सबसे बड़ा आकार किसका होगा? O2 माइनस का। अरे हाँ या ना, सबसे बड़ा तो ये होगा क्योंकि यहां से यहां जा रहा हूं घट रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो बढ़ रहा है, सबसे बड़ा ये होगा। फिर इसका आकार बड़ा होगा क्योंकि इन दोनों की तुलना में ये नीचे की ओर है, नीचे है तो इसकी साइज बड़ी, यानी O2 माइनस से जस्ट छोटा है F माइनस। फिर इन दोनों की बात कर दो, ऊपर आ गए, ऊपर इस साइड वाला बड़ा होगा क्योंकि इस इधर से इधर जा रहे तो साइज घट रही, फिर आएगा O और सबसे छोटा है F। अरे आया समझ में, आया ना? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यानी O2 माइनस F माइनस O और F, O2 माइनस F माइनस O और F, ये चला जाएगा इसका आंसर। सीधी बात है, पहले उदासीन को आप सजाओ, यदि उनसे रिलेटेड ऋणायन है उनको आप नीचे की ओर लिखो, क्योंकि हम टॉप टू बॉटम नीचे की ओर जाते साइज बढ़ता, इस तरीका है सोल्व करने का। यदि धनावेश होता तो हम ऊपर लिखते। अरे हाँ या ना, आया समझ में? चलो आ जाओ। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों N3 माइनस O2 माइनस F माइनस की त्रिज्याएं क्रमशः होगी। हमें सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दी हुई है N3 माइनस O2 माइनस F माइनस। हमें इनका आकार बताना है कि इनसे बड़ा कौन होगा। जिसका आकार बड़ा होगा उसकी त्रिज्या अपने आप बड़ी होगी। हालांकि आपको ये याद नहीं रखना सर इसकी फिक्सअप इतनी होती, इसकी इतनी होती, क्लोरीन की इतनी ना, हमको रिलेट करके आंसर निकालेंगे। अब बताओ मुझे आप, हमने ये 3 स्पीशीज ली, अब इसमें सबसे पहले ये सोचो कि बड़ा कौन सा होगा, या इसका आकार किसका ज्यादा है, किसका जाएगा। आप यदि हम इनकी बात करें तो जिसका आकार यहां से हम कोरिलेट करेंगे उसके अनुसार हम यहां से कोरिलेट कर सकते हैं। क्या जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? आ जाओ, हमने कल वाले भाग में समझा था, वापस समझ लेते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिसके ऊपर जितना ऋणावेश ज्यादा होता है वो बड़ा होता है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिसके ऊपर जितना ऋणावेश ज्यादा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, फ्लोरीन के ऊपर माइनस का 1, यानी इन सब में बड़ा कौन है? नाइट्रोजन। फिर उससे छोटा ऑक्सीजन और उससे छोटा फ्लोरीन। यानी आकार का तो ये सीक्वेंस सही है। यानी सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होगी? N3 माइनस की सबसे बड़ी त्रिज्या। तो अब इन संख्याओं में से सबसे बड़ा देखो, ये संख्या 1.36, ये यानी सबसे बड़ी संख्या ये 1.71, तो यानी सबसे बड़ा ये वाला नाइट्रोजन, तो सबसे बड़ी एक ये है। हालांकि सबसे पहले कौन आया हुआ? नाइट्रोजन है, तो सबसे आगे क्रम से लिखा हुआ है, यानी नाइट्रोजन की त्रिज्या सबसे पहले लिखी होगी। तो एक ये सबसे बड़ा ऑप्शन में, एक ये, यानी ये वाला और ये वाला तो कट गया। उसके बाद ऑक्सीजन, इससे जस्ट छोटा कौन सा? 1.40 छोटा है या 1.36? तो 1.40 छोटा है, हाँ या ना, उससे। और सबसे कम 1.36, यानी इसका आंसर चला जाएगा ये वाला। अरे समझ में आया है या ना? कोरिलेट यहां से करो, फिर यहां से नंबरिंग के अनुसार आप आंसर निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। निम्न में से किस क्षारीय धातु आयन की जलीय विलयन में आयनिक गति सबसे कम होती है? अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको क्षारीय धातु आयन दिए हुए, आपको बताना है कि जब इनको हम जल के अंदर डालते हैं तो कौन सबसे कम गति करेगा, कौन सबसे कम गति करेगा, जिसका आकार बड़ा हो जाएगा वो, यही बताना है। बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। चलो बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? आओ समझते हैं। देखो, यदि मेरे पास ये वाली कंडीशन है, ये वाली, देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? लिथियम दिया हुआ, सोडियम दिया हुआ, पोटेशियम नहीं है, रूबिडियम और सीजियम। ये वाली मेरे पास कंडीशन, मैं देखो समझ रहा हूं, ये वाली यदि कंडीशन है मेरे पास, ये वाली कंडीशन, तो हमें पता है टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, ये हमें पता है। यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, लेकिन हमें ये दिए हुए धनावेश फेज में, चलो तो भी सेम एज चेंज होगी।
यदि नॉर्मली मेरे पास ऐसे एलिमेंट आयनिक फेज में बैठे तो हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, यानी इसका आकार बड़ा होगा। जिसका आकार बड़ा होगा वो भारी होगा, और भारी होगा तो उसकी गति उतनी कम होगी। लेकिन यहां पे दिया हुआ क्या, जलीय विलयन में, ये ध्यान रखना आपको, सबसे बढ़िया यही है। देखो यहाँ पे दो आंसर आ रहे, नॉर्मल हम कॉन्सेप्ट लगाए तो ये होगा कि सबसे बड़ा ये होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा ये। क्यों? क्योंकि वो नीचे आ रहे, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे तो आकार बढ़ेगा। लेकिन यहाँ जलीय विलयन पूछा है। हमेशा ध्यान रखो एक कॉन्सेप्ट होता है जल योजन। किसी भी एलिमेंट की जल योजन की बात करें, और जल योजन हमेशा साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जिसका आकार जितना छोटा है वो जल में उतना बड़ा हो जाएगा, जिसका आकार जितना छोटा है उसका जल योजन ज्यादा हो जाए। जल योजन यानी जल से ज्यादा जुड़ेगा, जल से ज्यादा जुड़ेगा यानी वो बड़ा हो जाएगा। अब देखो लिथियम, सोडियम, रुबिडियम और सीजियम, इन चारों में से सबसे छोटा कौन है? तब हम बोलेंगे सर लिथियम छोटा है। लिथियम छोटा है इसका मतलब जल में वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी उसका जल योजन ज्यादा हो जाएगा। यानी लिथियम जल योजित अवस्था में इन सबसे बड़ा है, जल योजित अवस्था में सबसे बड़ा है तो उसकी गति सबसे कम होगी। इसका आंसर चला जाएगा ये वाला। अरे आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है। यदि नॉर्मल दिया होता निम्न में से किस किस क्षारीय धातु आयन की आयनिक गति सबसे कम होती है, नॉर्मल यदि जलीय विलीन की बात नहीं होती तो सीधी बात है सीजियम चला जाता, हाँ या ना, क्योंकि बड़ा है। लेकिन यहां पे पूछा है जलीय विलीन में, यानी जल योजन की बात कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा आयनन ऊर्जा का सही क्रम है? आई का सीक्वेंस पूछा है, बताना है। सब अच्छे क्वेश्चन, ये भी मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। आयनन ऊर्जा को बताओ, बढ़िया। चलो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखो एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के अनुसार सजाओ। हमेशा हम सजाते, हमारे पास क्या है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। पहले ऑप्शन में उल्टे फुल्टे दिए हुए, हम ऐसे सजाएंगे, हमें आवर्त सारणी के अनुसार पता है कि इस प्रकार सजाते। अब कॉन्सेप्ट लगाओ, कॉन्सेप्ट कैसे लगाए? आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होता है? उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो है आयनन ऊर्जा। यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैं कितनी ऊर्जा खर्च कर रहा हूं, जिस एलिमेंट के लिए या जिस परमाणु के लिए हमें ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होगी उसकी आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वो कैसे पता चलेगा? नॉर्मली हम ट्रेंड की बात करें, नॉर्मली देखो दिमाग में बैठाओ, नॉर्मली हम बात करें तो नॉर्मली आई ई ए और ई सामान्यतः मैं बात कर रहा हूं, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, साधारणतः ये तीनों क्या होती है, साइज के व्युत्क्रमानुपाती। यानी जिसका जितना आकार कम होता है उनके लिए ये तीनों बड़ी होती है, यानी उनके लिए इनका मान ज्यादा होता है। तो हमें जनरल ट्रेंड भी पता है कि हम यहां से यहां जाते हैं, यानी आवर्त सारणी में आवर्त में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है, यानी साइज घटती है, साइज घटेगी। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है, ये कॉन्सेप्ट है। यानी जेड इफेक्ट बढ़ता है इसलिए साइज घटती है। साइज जितनी कम होगी उनके लिए आई का मान उतना ज्यादा होगा। देखो कोरिलेट कर रहे हैं इससे, उसके लिए आई का मान ज्यादा होगा। बट 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 ध्यान रखना है, आयनन ऊर्जा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जो उपकोष अपने आप में पूर्ण पूरित होंगे या अर्ध पूरित होंगे उनके लिए आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। वो कैसे? हालांकि जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए, यदि हम साइज के अकॉर्डिंग देखें तो हमें यहां से ऐसा लगना चाहिए सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की होगी, फिर नाइट्रोजन की होगी, फिर कार्बन की होगी, फिर बोरॉन की होगी और सबसे कम किसकी होगी, बेरिलियम की। ये जनरल ट्रेंड है, सामान्यतः ये होना चाहिए साइज के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा हो जाता। क्यों हो जाता? हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, बेरिलियम कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं 1s2 2s2, इसका लिख रहा हूं 1s2 2s2 और 2p1। अरे हाँ है ना, ये हो जाएगा 2s2 2p2, ये हो जाएगा 2s2 2p
3, ये हो जाएगा 2s2 2p4। अरे हाँ या ना इलेक्ट्रॉन विन्यास, मैं आशा करता हूँ आपको पता होगा, नहीं तो मैं कभी कभार किसी भाग में बता दूंगा। अब देखो जनरल ट्रेंड ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई। केमिस्ट्री अपवादों से भरी हुई है, जो हम रूल्स और रेगुलेशन लगाते हैं लास्ट तक वो चीजें फेल होती चली जाती है। अब देखो यहाँ भी ध्यान रखो, अब हमें इन एलिमेंट में से उनको देखना है जिनके पास स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, या तो उपकोष पूर्ण पूरित हो या अर्धपूरित हो। अब देखो कॉन्सेप्ट यहां समझो, मैं कह रहा हूं मेरे पास एस पी डी और एफ है। यदि मैं इसकी अर्धपूरित की बात करूं, एस उपकोष में एक कक्षक होता है और एक कक्षक में अधिकांश 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अर्धपूरित इसका मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। यदि पूर्ण पूरित की बात करूं, पूर्ण पूरित मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अरे हाँ ना। पी की बात करूं, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो 3 कक्षक में कितने हो जाएंगे 6। लेकिन मैं कर रहा हूं अर्धपूरित मतलब आधे, 3 6। सेम या डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, तो अर्धपूरित में 5 इलेक्ट्रॉन, पूर्ण पूरित में 10। एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं, अर्धपूरित में 7 और पूर्ण पूरित में 14। लेकिन S1 को आप हटा दो, यानी यदि ये वाली स्थितियां आपके पास है, ये वाली स्थितियां हैं, ये वाली कैसे, P में यदि 3 है, D में 5 है और F में 7 है, वो अपने आप में स्थायी है। या पूर्ण पूरित अवस्था, यानी S में 2 है, S1 को हटाओ, इसको छोड़ो, S में 2 है, P में 6 है, D में 10 है और F में 14 है, तो वो क्या पूर्ण पूरित अवस्था और स्थायी है। और जो अपने आप में स्थायी अवस्था में बैठा है वो इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देगा भाई। उससे यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब उसका स्थायित्व बदल रहा है। और कोई पागल नहीं है जो स्थायी से अस्थायी होना चाहेगा, स्टेबल से नॉन स्टेबल होना चाहेगा। तो ये वाली कंडीशन देखनी किसमें आ रही है। अब देखो यहां पे क्या आ रहा है, NS2NP4, यानी S में 2 है, P में बाह्यतम कोष में हम इलेक्ट्रॉन पहले निकालेंगे तो बाह्यतम कोष या बाहर वाला सेल है उससे निकालते हैं। इसमें बाहर वाला सेल कौन सा है, SP की बात करें, हम पहले यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, हमें 1 इलेक्ट्रॉन निकालना। अब देखो P में अवस्था है P4 है, क्या यहां पर P4 वाली स्थिति है, नहीं है। P3 है, P6 है, P4 वाली स्थिति नहीं है, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। अब जस्ट हम नाइट्रोजन के ऊपर है, यहां पे स्थिति कैसी हो रही है, S में 2 है, लास्ट वाले में आओ, P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, 3 आ गए। क्या P में 3 वाली अवस्था है, हाँ सर ये अर्धपूरित वाली अवस्था है। यानी नाइट्रोजन अपने आप में से इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देगा, यानी हमें ज्यादा दमखम लगाना पड़ेगा, हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इस कारण नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से क्या हो जाती है, ज्यादा। यानी हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से क्या होती है, ज्यादा। इन दोनों को हमने सल्टा दिया। अब हम इन तीनों के ऊपर आते हैं। कार्बन की हम बात करें, कार्बन पे क्या है, S2P2, कोई ऐसी स्थिति बनी, आप S को छोड़ो ही सर, ये देखो S वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, नहीं हम बाह्यतम कोष से, बाहर वाले कोष से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, वो देखना आपको। देखो तो हम पहले कहां से निकालेंगे, P से निकालेंगे। P में कितने हैं, 2 है, निकाल सकते, आराम से निकाल सकते, अरे हाँ या ना, आराम से निकाल सकते। यदि 3 या 6 वाली स्थिति नहीं निकाल सकते, यानी इसके बाद क्या आएगा, कार्बन आएगा, हमने बिठा दिया। अब हम बोरोन की बात करें, क्या बोरोन हमें इलेक्ट्रॉन निकालने देगा, 2p1 से निकालने दे देगा, क्योंकि सर 3 या 6 वाली स्थिति है नहीं, चलो बोरोन निकालने दे देगा। फिर हमारे पास बेरिलियम में अवस्था आई 2s2, यानी S पूर्ण पूरी थे, यानी बेरिलियम की आयनन ऊर्जा इससे ज्यादा होगी। हमेशा ध्यान रखो, नॉर्मली देखो, आप में से जो पहली बार पढ़ रहे थोड़े बहुत कंफ्यूजन में होंगे। नॉर्मली ये समझो कि हम आवर्त में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, साइज कम होती है तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन आयनन ऊर्जा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर डिपेंड करती है। जहां पर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो स्पीशीज अपने से जस्ट आगे वाली स्पीशीज से ज्यादा आयनन ऊर्जा रखेगी, सीधी बात है। नाइट्रोजन ने किससे ज्यादा आयनन ऊर्जा रखी, ऑक्सीजन से रखी। होना तो जनरल ट्रेंड के अनुसार ऑक्सीजन का होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन ने इससे ज्यादा रखी। क्यों रखी, क्योंकि स्थायी विन्यास था। अब हम इन दोनों की बात करें, बेरिलियम के पास 2s2 अवस्था है, यानी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसकी आयनन ऊर्जा इससे ज्यादा हो जाएगी, यानी बेरिलियम पहले आएगा और उसके बाद आएगा बोरोन।
ये आंसर। अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो जनरल ट्रेंड तो ऐसा था, लेकिन वास्तविकता ये सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा नाइट्रोजन की होगी, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन। इसका आंसर चला जाएगा बी। अरे आया समझ में? फिर भी यदि डाउट रहते हैं तो आप जरूर हमारे साथ साझा करें। आया समझ में? वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव उच्च? ये भी अच्छा क्वेश्चन, सब अच्छे ही क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। यदि पूछे जाते हैं तो सब बढ़िया ही क्वेश्चन है। अब आपको बताना है द्वितीय आयनन विभव निम्न में से किसका ज्यादा होगा। हमारे पास है कार्बन, सीधी बात है, मैंने पहले बोला जितने भी एलिमेंट ऑप्शन में दिए हुए उनको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग सजाओगे। यदि आवर्त के अनुसार दिए तो आवर्त के अनुसार सजाओगे, यदि वर्ग के अनुसार दिए वर्ग के अनुसार। ये सीक्वेंस दिमाग में बिठाते जाओ, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या। अब देखो मेरे पास क्या है ऑप्शन में, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। चलो मैं शुरू करता हूं, मुझे पता है कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऐसे सजेंगे। जनरल ट्रेंड क्या बोलता है, यहां से यहां जाएंगे, साइज घटती है, आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन हमने अभी सीखा आयनन ऊर्जा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर डिपेंड करती है। यहां पे क्या पूछा है, द्वितीय आयनन विभव। अब देखो, अब समझो दो चीजें। नॉर्मली पूछा जाए आयनन विभव किसका होगा, इसका मतलब वो बात कर रहा है प्रथम आयनन विभव की, यानी हम वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। द्वितीय आयनन विभव का मतलब हम उस चीज में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। कौन सा निकाले, दूसरा। अब देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, आप आओ समझने की कोशिश करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कार्बन 6 नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक 6 नंबर, प्रोटॉन 6 नंबर, इलेक्ट्रॉन 6। हाँ या ना, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं 1s2 2s2 2p2। समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूं, ठीक है। ये मेरे पास था कार्बन, मैं यहां पे लिखता हूं नाइट्रोजन। क्या लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा 1s2 2s2 2p3। हाँ है ना, 7 इलेक्ट्रॉन भरे मैंने, 2 2 4 4 3 7, कार्बन नाइट्रोजन। अब आ गया मेरे पास ऑक्सीजन, क्या आया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं 1s2 2s2 2p4। अरे हाँ है ना, लिख लिया। अब मेरे पास बचा है फ्लोरीन, मैं इसको नीचे लिख लेता हूं, थोड़ा और नीचे लिखता हूँ फिर, क्योंकि ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। मेरे पास है फ्लोरीन, फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, 9 इलेक्ट्रॉन मुझे सजाने 1s2 2s2 2p5। हाँ या ना, यही होगा। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप बाह्यतम पकड़ो, पता होगा ना है, फिर भी देखो ये आगे जो संख्याएं लिखी हुई ये अपने आप में कोष को दर्शाती है। नॉर्मली हम इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये दूसरा कोष है। बाह्यतम कोष मतलब बाहर की ओर, बाहर की ओर कौन सा है, ये वाला, ये पूरा है बाह्यतम कोष, ये पूरा है बाह्यतम कोष, ये पूरा है बाह्यतम कोष। यदि यहाँ पे ऐसा होगा 1s 2s 2p3 कुछ होता तो 3 वाला बाह्यतम हो जाता। अरे हाँ है ना, यहाँ पे बाह्यतम कौन सा, ये वाला। अब इस बाह्यतम में भी नाभिक से दूर, अब देखो सर देखो बाह्यतम ये पूरा है, तो हम S से निकाले या P से निकाले, तो हमें देखना है नाभिक से दूर कौन सा है। नाभिक से सबसे क्लोज होता है S, फिर उससे दूर होता है P, फिर D, फिर लास्ट में F। हमारे पास F और D जैसी कोई स्थिति है नहीं, लेकिन P है, यानी 2s2 2p2 में सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन P से निकालेंगे, P से निकालेंगे, P से और Phi से। और आया समझ में, क्यों निकाल रहे हो, रीजन आया समझ में। अब देखो, अब हमें पूछा है द्वितीय आयनन विभव, यानी हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तब हमें किस में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी या किस में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। चलो निकालते हैं अपने इलेक्ट्रॉन। मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला, मैं यहां से कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकाला हूं, 2p2 से क्या निकालने देगा, हाँ सर निकालने देगा, क्योंकि स्थायी वाली बात है नहीं, क्यों स्थायी वाली बात है। यदि यहाँ पे 2p3 या 2p6 होता तो स्थायी वाली होती, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका मतलब मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मेरे पास बाह्यतम कोष में स्थिति बनी 2s2 और 2p1। अरे हाँ है ना, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, ये जो है इसे हम बोलते हैं आई फर्स्ट, यानी आयनन ऊर्जा प्रथम। लेकिन हमें तो दूसरे को पूछा, चलो सब में एक एक निकालते। मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो मेरे पास कंडीशन बची 2s2 2p2। अरे हाँ है ना, मैं p से निकाल रहा हूं, 3 थे मैंने निकाल दिया। यदि मैं यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो मेरे पास स्थिति क्या बची 2s2 2p3। अरे हाँ है ना, p से निकाल रहा हूं, समझ में आ रहा होगा। यदि मैं यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो मेरे पास स्थिति बचेगी 2s2 2p4। हाँ या ना, मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए।
यदि यहाँ पे ऐसा पूछता नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन निम्न में से किसकी प्रथम आयनन विभव उच्च है, तब किसका जाता, तब जाता फ्लोरीन का। अरे हाँ या ना, यदि फ्लोरीन ऑप्शन में नहीं होता, ये वाली चीजें होती, तो हम इन दोनों में कोरिलेट करते कि 2p3 2p4 में 2p3 अर्धपूरी से ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो इसका ज्यादा होता। अरे हाँ या ना, अभी हमने मैंने पीछे वाले भाग में, अब हम देख रहे द्वितीय आयनन ऊर्जा मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे। मैं 2p2 से दूसरा इलेक्ट्रॉन पहला मैंने निकाला, चलो छोड़ो, हमें तो दूसरे को पूछा, मैं 2p1 से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा सर, स्थायी है नहीं, चलो मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला, मजे से निकल गया। मैं 2p2 से निकाल रहा हूं इलेक्ट्रॉन, क्या यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, हाँ सर निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, क्योंकि स्थायी वाली बात है नहीं। यदि यार 2p3 या 6 होता तो स्थायी हो जाता। मैं अब यहां से निकाल रहा हूं, ये क्या है 2p3 p3 या p6 अर्धपूरी या पूर्ण पूरी स्थायी है। स्थायी से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, जो ऊर्जा देते हैं वही आयनन ऊर्जा कहलाती है। इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल तो जाएगा, लेकिन निकालने के लिए हमें ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा देनी पड़ेगी। तो सर अगले वाले में देखिए 2p5 पे p3 या p6 जैसी स्थिति है नहीं, इसको छोड़ो, यानी 2p3 अर्धपूरी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होगी। इस कारण ऑक्सीजन की जो द्वितीय आयनन विभव या आयनन ऊर्जा वो सबसे ज्यादा है। मैं आशा कर रहा हूं चीजें समझ में आ रही होगी आपको। मैं इतना ज्यादा डीपली इसलिए जा रहा हूं कि मैं समझ रहा हूं कि आप पहली बार चीजों को पढ़ रहे हो, बाकी मैं डायरेक्ट रूप से बता सकता था। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते अपन। आ गया ये क्वेश्चन, नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक है, क्यों है, वाई, क्योंकि अभी मैंने बताया नॉर्मली यदि मैं कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं, आईई की बात करूं, यानी आयनन ऊर्जा बोलूं या आईई फर्स्ट बोलूं, इन दोनों की बात करूंगा तो नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होती है। मैंने 2 क्वेश्चन आगे बताया था, इसका क्या रीजन है, नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक है क्योंकि नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन का अधिक आकर्षण है, नाइट्रोजन परमाणु का आकार छोटा होता है, या अर्धपूर्ण पी कक्षकों का अतिरिक्त स्थायित्व, डी है अतिरिक्त या अधिक भेदन क्षमता। क्या जाएगा, सिंपली बात, P3 नाइट्रोजन में क्या स्थिति होती है, Np3 होती है, और इसमें स्थिति होती है Np4। P3 अर्धपूरी से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इस कारण नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक है, क्योंकि अर्धपूर्ण पी कक्षकों का अतिरिक्त स्थायित्व। अरे आया समझ में? चलो आगे बढ़ते। चलो, आयनन ऊर्जा सर्वाधिक है उत्कृष्ट गैसों के लिए यानी अक्रिय गैसों के लिए, प्लेटिनम धातु के लिए, संक्रमण तत्वों के लिए या आंतरिक संक्रमण तत्व के लिए। संक्रमण तत्व हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को, और अंतर संक्रमण या आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं हम एफ ब्लॉक तत्व को। अब हमें पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। सिंपली बात फर्स्ट चला जाएगा उत्कृष्ट गैसों के लिए, यानी अक्रिय गैसों की हम बात करें, अक्रिय गैसों की या नोबल गैसों की या जीरो वर्ग गैसों की बात करें, इनकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें वो होता है NH2NP6, पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है NH2NP6, और यहां से P6 से देखो आप इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इस कारण उत्कृष्ट गैसों के लिए आयनन ऊर्जा सर्वाधिक। आया समझ में? चलो अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिकतम ऊर्जा का अवशोषण होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, किस विन्यास को? सीधी बात है, बता सकते हो। अभी मैंने बताया स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जहां आएगा, बाह्यतम कोश जितना स्थायी होगा वहां से ऊर्जा ज्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सीधी बात है, ये देखो बाह्यतम 2s2 2p1 है, छोड़ो 2p3 आ गया, 2p2 आ गया, 2p4 आ गया, सीधी बात है 2p3 आ गया। इस कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अरे आया समझ में? और ये थे आपके आज के क्वेश्चन। मैक्सिमम हमने क्वेश्चन आयनन ऊर्जा से रिलेटेड किए हैं। मैं 101% कहता हूं कि आयनन ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए आप बस वही माइंड में रखना, उसके बिहा पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। रट्टू नहीं बनना है, रीजन हर किसी चीज के है। केमिस्ट्री में यदि अपवाद आते उसके भी कारण होते हैं।
आप कदापि अपवादों को ना सोचें कि सर ये अपवाद कौन याद करेगा, ये कौन करेगा। अधिकांश अपवाद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, फिर भी आते हैं तो हम कॉन्सेप्ट वाइज सीख लेंगे। बाकी मैं आशा करता हूँ आयन ऊर्जा से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बढ़िया, गुड लक, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिर भी डाउट हो तो आप जरूर साझा करें। बी पॉजिटिव।